गॉड। चलो, तो ये चैप्टर कौन सा है? कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2। पार्ट 1 कहाँ है? पार्ट 1 है क्लास 9th में। पार्ट 2 कहाँ पे है? पार्ट 2 हमारा क्लास 10th में। सबसे पहला चैप्टर है ये। और इस पार्ट का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। टोटल 5 चैप्टर्स होंगे, 5 यूनिट। तो उसमें से ये पहला यूनिट या पहला चैप्टर है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आता है? काफ़ी इजी है। सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने फीलिंग्स को शेयर करना। अपने फीलिंग्स को शेयर करना वर्ड्स के थ्रू, या फिर एक्सप्रेशन के थ्रू, या पेपर वर्क के थ्रू, मतलब रिटर्न के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो किसी भी तरीके से अगर हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, और जो कि दूसरा समझ पाए, ठीक है, जैसे मैंने कुछ बात बोली और आपको समझ में आ गई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर मैंने कुछ बोला और आपको नहीं समझ में आया, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। मतलब कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ और आपको हिंदी समझ में नहीं आती, तो आप सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ये कम्युनिकेशन तो क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर हो गया ना सर। ये तो कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, हाँ। तो बैरियर में पढ़ेंगे हम लोग। तो मतलब यही है कि अगर हम, कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप समझ में आए, समझ पाओगे। अगर आप समझ नहीं आता है आपको, तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस। यस सर। प्रोसेस कैसे होता है कम्युनिकेशन में? तो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? तो एलिमेंट नंबर 1 क्या है? सेंडर। सेंडर मतलब जो कम्युनिकेशन को प्रोसेस करे, प्राइमरी सोर्स होता है ये, जो कि बात को बोले। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, ठीक है। और आप क्या है? आप सुन रहे हैं, तो आप क्या है? रिसीवर हो गए। आप बातों को सुन रहे हैं, तो आप रिसीवर हो गए। जो मैसेज रिसीव करे रिसीवर है, जो मैसेज सेंड करे वो सेंडर। सिंपल। तो मैसेज को सेंड करने के लिए एक एलिमेंट होता है सेंडर, एक रिसीव करने के लिए एक एलिमेंट होता है रिसीवर। मैसेज भी एक एलिमेंट होता है। मैसेज ये चाहे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर वर्बल में हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, इसी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल किस मीडिया के थ्रू हम इसे शेयर कर रहे हैं अपने बातों को। तो इसमें हो सकता है कि हम चैट के थ्रू कर रहे हैं, कि ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, कि टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, या फिर लिख के कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का एक्सप्रेशन हम शेयर कर रहे हैं। तो क्या मीडियम क्या है? मीडियम भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। कि चैनल क्या है हम बातों को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने का। तो जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम ऑनलाइन मेथड के थ्रू, मीडियम क्या है? ऑनलाइन है, कह सकते हैं ऑनलाइन, या फिर कह सकते हैं जूम का ऑनलाइन मीडियम है, जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को शेयर करते हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अ, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब होता है कि अगर मैं मैसेज को शेयर कर रहा हूँ, और शेयर करता हूँ किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे फॉर्म में जो कि आपको दूसरे फॉर्म में, जैसे मैं दूसरे लैंग्वेज में आपको शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि कुछ की लगा के, किसी तरह की से पासवर्ड लगा के, या एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं इनक्रिप्ट करके। इनकोडिंग का मतलब होता है इनक्रिप्ट करके। तो जब हम इनक्रिप्ट करके मैसेज को शेयर करते हैं, इनक्रिप्ट करके, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकोडिंग। इनक्रिप्ट करके अगर हम मैसेज को शेयर करते हैं, तो वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, मतलब समझने लायक नहीं होता। ठीक है, हो सकता है वो किसी कैरेक्टर फॉर्म में, किसी की के फॉर्म में, किसी भी तरह के फॉर्म में होगा। मतलब वो मैसेज आपके पास चला जाएगा, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। सपोज करो कि मैं बंगाली में आपको एक मैसेज
शेयर कर रहा हूँ, तो आपके पास तो चला जाएगा लेकिन आप रीड नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब मैसेज तो मैं शेयर कर रहा हूँ लेकिन दूसरे फॉर्म में, ताकि आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सके। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जब आप मैसेज रिसीव करेंगे तो उसको डिकोड करेंगे, उस मैसेज को डिकोड करेंगे, मतलब जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज में वापस लाएंगे, ताकि आप समझ सकें, ताकि आप समझ सकें। तो उसको हम लोग कहते हैं डिकोडिंग। तो अगर बंगाली में है तो किसी ट्रांसलेटर के थ्रू आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, डिकोड कर रहे हैं। या किसी ऐसे लैंग्वेज में है जो कि साइन लैंग्वेज में है, तो हर एक साइन का कुछ अलग मतलब होता है, तो उसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, सेंडर आ गया, मैसेज आ गया, इनकोडिंग आ गया, कम्युनिकेशन चैनल आ गया, रिसीवर आ गया, डिकोडिंग आ गया। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन आता है फीडबैक। क्या आता है, फीडबैक, जो अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, फीडबैक। फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक में ये कम्युनिकेशन साइकिल भी, इसे इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है जैसे कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, तो ये आप इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स क्या क्या है, या कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, लास्ट ऑप्शन बचा मेरा फीडबैक। क्या बचा, फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या हो सकता है कि मैसेज मुझे समझ में आया या मुझे समझ में नहीं आया, तो इससे रिलेटेड आप, रिसीवर जो है सेंडर को एक फीडबैक देता है। ठीक है, एक फीडबैक देता है, एक तरह का मैसेज देता है, जिसमें ये पता चलता है कि हाँ मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है, मुझे मैसेज समझ में आया है, तो उससे फीडबैक देता है। जैसे रेटिंग होता है, जैसे आप ओला ट्रैवल किए, फिर ओला वाला बोलता है कि आपको मुझे फीडबैक दे दीजिए। या फिर किसी तरह का पार्सल आता है तो उसमें आता है कि आप जरा फीडबैक दे दीजिए। तो फीडबैक मतलब आप रिसीव कर लिए, आपको आपको डिलीवरी कैसा पसंद आया, आपको पार्सल कैसा पसंद आया, आपका आपका जो मटेरियल है वो कैसा है, तो फीडबैक आप देते हैं, आप रेटिंग देते हैं। रेटिंग इसलिए देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आपका डिलीवर जो है वो सही हुआ है। तो उसी तरह फीडबैक भी कम्युनिकेशन में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, ताकि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आंसर समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया, तब बोलते हैं हाँ सर समझ में आया। अगर आप बोलेंगे हाँ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगर आप कहेंगे नहीं सर एक बार और समझाएंगे, तो दोनों ऑप्शन है। तो नहीं अगर बोलेंगे आप तो मैं फिर से समझाऊंगा। तो इसी को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, ये फीडबैक डिसाइड करता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, ये देखो ये जो फीडबैक ऑप्शन है ये यहाँ पे दिया है, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में दिया हुआ है फीडबैक। तो ये एक एलिमेंट आता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन मेथड्स। तो कम्युनिकेशन मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेसिक सा है। इसमें 3 तरह के कम्युनिकेशन दिया हुआ है। तो इसको ज़रा जूम करके देखते हैं कि क्या ये बता रहा है। ये देखो क्या बता रहा है, बता रहा है कि बॉडी लैंग्वेज 55%, वॉइस 38% और वर्ड 7%। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा क्या बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बाद वॉइस से करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, वर्ड से करते हैं। ठीक है, कितने लोग आ गए, सक्षम दो दो क्यों आ गया, तुम और कहीं से भी आए हो क्या? तो इस चार्ट से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस चार्ट से मुझे ये समझ में आ रहा है, इस चार्ट से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस चार्ट से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आर द वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, क्या क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन आर द वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशंस हैव टू फॉर्म्स। अब वर्बल में भी 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। तो वर्बल का मतलब होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज करें। वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल। ठीक है, अब किसी किसी हो सकता है तुम्हारे बुक में ये दिया हो कि एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो नॉन वर्बल में विजुअल वाला भी आ जाता है। इसमें दिया है 3, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ये भी ठीक है।
तो वर्बल में दो आता है। वर्बल का मतलब होता है जिसमें वर्ड्स का यूज हो। तो वर्ड्स का यूज आप लिखने में करते हैं या बोलने में? जैसे मैं बोलने में वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, तो लिखने में भी वर्ड्स का यूज हो सकता है। या एप्लीकेशन लिखते हैं, या फिर अभी आंसर शीट में आप आंसर लिखेंगे, उसमें भी वर्ड्स का यूज करेंगे। तो दो तरह के वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है ओरल और दूसरा क्या होता है, रिटन। तो ओरल देखते हैं क्या होता है। तो ओरल में क्या होता है, प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, मतलब बोलने की वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में कमांड होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कमांड होना चाहिए। एसेंट, पेस एंड क्लैरिटी, जो भी आपका लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, पेस होना चाहिए, और उसके एसेंट सही होना चाहिए। मतलब हिंदी बोल रहा हूँ तो एकदम हिंदी, प्रॉपर हिंदी बोल रहा हूँ। वॉल्यूम, मूड एंड इमोशन भी इसका करेक्ट होना चाहिए। मतलब मेरी आवाज आप लग तक पहुंच रही है, दोनों के पास? बोलो हाँ या ना। यस हाँ, मेरी सर। आवाज दोनों तक पहुंच रही है। तो मेरे आवाज दोनों तक पहुंच रही है, इसका यस सर। इसका मतलब वॉल्यूम सही है मेरा। मूड, मूड मतलब मेरा पढ़ाने का मूड है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का मूड नहीं होता तो मैं कुछ और करता इस समय। इमोशन क्या है, इमोशन अभी मेरा क्या है, फीलिंग क्या है मेरा, मेरा एकदम मूड सेट है, इमोशन सेट है कि मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग को ये टॉपिक समझाना है, तो ये मेरा इमोशन है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, तुम कितना देरी तक इस लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हो, कितना देर तक बोल सकते हो, ये सब लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने से फायदा क्या होता है? अगर मैं बोल के समझा रहा हूँ तो क्या फायदा है, जो कि लिख के या फिर कुछ और तरीके से समझाने पे नहीं होता है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखा है, इट इन्वॉल्व्स नो और लीस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे ये, इट इन्वॉल्व्स नो और लीस्ट एक्सपेंस। मतलब मुझे बोलने में खर्चा नहीं लग रहा है। खर्चा लग रहा है, कोई पैसा लग रहा है? नहीं, बोलने में कोई पैसा नहीं लगता, जितना चाहे बोलो। जैसे लोग कहते हैं कि ज्ञान देता है, तो ज्ञान देने में क्या पैसा लगता? नहीं, इसलिए लोग ज्ञान देते हैं। सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम, जितना स्पीड में मैं बोल दूंगा उतना स्पीड में मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं, तो टाइम बचेगा। इमीडिएट फीडबैक इज कलेक्टेड, मैं अभी बोल रहा हूँ कि देखो सुनाई दे रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। जल्दी बोलो, मेरी आवाज आ यस रही सर। है? देखो मेरी आवाज आ रही है, तुम लोग तुरंत बता दिए कि हाँ आवाज आ रही है, तो इमीडिएट फीडबैक भी आता है। इंटरपर्सनल नेचर डेवलप रिलेशनल रिलेशंस, मतलब कि बात करने से क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये बात नहीं करता है, तो बात जब नहीं करोगे तो क्या होगा? जो बात करता है, जिसे बात करने की कला आती है ना, जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा स्पीकर होता है, तो जिसे बात करना आता होगा उससे क्या होता है कि इंटरपर्सनल नेचर डेवलप होता है, बात करने की कला होती है, दोस्ती बढ़ा सकते हैं, काम निकलवा सकते हैं, है कि नहीं? मोस्ट इफेक्टिव इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, बात करके से अपना कॉन्फ्लिक्ट हटा दिया है, तो चलो यार झगड़ा हटाओ, अब सब लोग ऐसा ऐसा करेंगे, जिसे बात करना आता है। प्रोमोट्स कॉपरेशन इन टीम वर्क, टीम वर्क, जिसे बात करना आता हो, जिसे बोलना आता हो अच्छे से, वो टीम वर्क कर सकता है, लीडर हो सकता है। हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन मेकिंग, तुरंत तुरंत डिसीजन ले सकता है ना बोल के। यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस, अब किसी भी तरह के ऑडियंस में अगर हम मुझे बोलना आता है, तो ओरल कम्युनिकेशन किसी भी तरह के ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्या डिसएडवांटेज है, देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज नो लीगल वैल्यू, इट हैज नो इम्पोर्टेंस इन द कोर्ट और ऑफ लॉ, है ना? जैसे चलो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल दिया, अब बाद में बोलूंगा नहीं दूंगा, तो बताओ, मैंने बोला ही नहीं था। तो क्या होता है कि बोलने पे उतना विश्वास नहीं होता है। ज्ञान तो दे सकते हैं बोल के, लेकिन विश्वास नहीं होता है, इसलिए लोगों से क्या करते हैं, रिटर्न लेते हैं कि नहीं लिख के दो और साइन करो उस पर। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर क्या है दूसरा, देखो, नो लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेफरेंस वैल्यू ऑन व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब भरोसा जो है, भरोसा नहीं हो पाता है बोलने पर, कि हम बोल रहे हैं ये सही हो सकता है मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ तो ये सही है कि गलत है कि नहीं, हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए सामने कॉपी खोल के, मतलब बुक, ई बुक का ओपन करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, तुमको दिख भी रहा है, तो तुमको एक प्रूफ भी दिख रहा है कि नहीं सर जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ भी है, तो इससे भरोसा आ रहा है ना? तो ये एक डिसएडवांटेज है।
और क्या है, ग्रेटर स्कोप ऑफ फॉर एरर्स। अब बोलेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हम जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होता है रिटर्न में, तो बोलने में भी हम ग्रामर का मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो एरर्स आ सकते हैं। ठीक है। और क्या है, नो यूजफुल फॉर लॉन्गर जब ड्यूरेशन। भरोसा आ रहा है तो वो डिसएडवांटेज है। क्या, भरोसा आ रहा है तो? भरोसा आ रहा है तो वो डिसएडवांटेज। नहीं, भरोसा है तो एडवांटेज होना डिसएडवांटेज है। चाहिए। भरोसा है तो एडवांटेज है। भरोसा है तो एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा वाला पॉइंट लिखा हुआ है, नो लाइबिलिटी, मतलब भरोसा नहीं है। बोलने पे भरोसा कहाँ है कि नहीं? जैसे मान लो कि मिस्टर राकेश ने मिस्टर यस रमेश से सर। बोला कि मैं मुझे 500 रुपये दो, मैं कल दे दूंगा। अब उसने दिया। अब अगले दिन बोला मुझे पैसे 500 रुपये दो, तो बोला कौन सा 500 रुपया? बोले मैंने तो लिया ही नहीं। बोला अरे तूने लिया? नहीं मैंने लिया ही नहीं। तो तुरंत निकाल देना। तो इसी को कहते भरोसा। लिखा ही नहीं था, कहीं लिख के देता साइन करके तो हो जाता। अब बोल बोल जैसे कहता है बात की कीमत। तो बात की कीमत कब होती है? जबान की कीमत कब होती है? जब आदमी सही हो। अब ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आदमी तुरंत मुकर सकता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं बोला ये। और लास्ट वाला क्या है, नॉट यूजफुल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, काफी दिन हो गया। काफी दिन होने के बाद फिर तुम बोलोगे सर आपने ये बताया था ना, तो मैं मुझे याद करना पड़ेगा उसको। अच्छा मैंने बताया था कि नहीं बताया था, याद ही नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा नहीं याद तो नहीं आ रहा है, हो सकता है बताया होगा। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सही नहीं है। जैसे मान लो अप्रैल में मैंने क्या पढ़ाया था, तो जो पढ़ाने की चीजें हैं वो तो चले, वो तो वही रहेंगी। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो मैंने बोली हों और वो मुझे याद नहीं हो। जैसे कोई किस्सा मैंने बताया तो सर तुम बताओगे सर अप्रैल महीने में आप बताए थे एक किस्सा, तो अभी चल रहा है जनवरी, तो अब याद ही नहीं है कि क्या बताया था मैंने किस्सा। तो ये ड्यूरेशन काफी लंबा होने पर जो बोल बातें होती हैं वो आदमी भूल जाता है। तो ये लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं हो सकता, ये डिसएडवांटेज। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन, लिख के। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, अब बोलने के बाद मैं एग्जाम लूंगा। तो एग्जाम जब लूंगा तो तुम लिख के मुझे प्रूफ करोगे कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो तुम लोग को समझ में आया। तो इसे क्या कहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। लिख के, लिख के बताना, लिख के समझाना। इसमें ईमेल हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, चैट हो सकता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकता है, नोटिस हो सकता है। ये सारी चीजें रिटर्न कम्युनिकेशन में आती हैं। कुछ भी चीजें लिख के जब हम क्लियर करते हैं तो उसको हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एडवांटेज इसमें कई सारे हो सकते हैं। क्या क्या एडवांटेज हो सकता है? जैसे राइटिंग हैज एडवांटेज हैविंग टाइम फॉर चॉइस सुटेबल वॉक्यूबलरी। मतलब तुम लिखोगे तो अपने हिसाब से लिखोगे। वॉक्यूबलरी, वर्ड्स अलग अलग होते हैं। अब बोलते समय क्या होता है कि जो वर्ड दिमाग में आया वो बोल दिए, लेकिन लिखते समय क्या सोच सोच के लिखते हो, तो वॉक्यूबलरी का ध्यान रखते हैं हम लोग। मैसेज साफ साफ होता है कि नहीं? एग्जाम में जब लिखते हो तो सोच सोच के लिखते हो, और बोलते समय क्या होगा कि जो दिमाग में आया वो बोल दिए। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, सोच के लिखते हैं, साफ लिखते हैं। इट इज लीगली लीगली एक्सेप्टेबल। अब तुमने लिख के साइन कर दिया तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लीगल नोटिस हो जाएगा, लीगल हो जाएगा कि अरे ये देखो तुम्हारा साइन है। लॉन्गर मैसेज कैन बी कन्वेड इन रिटन फॉर्म। काफी लंबा है, तो मान लो कि काफी लंबा मतलब 10-15 पेज का है, तो तुम बोलोगे तो हो सकता है भूल जाओगे। तो लंबा लंबा मैसेज तुम जो है लिखो, लिख के तुम शेयर कर दो, तो इससे क्या होगा, सेव भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा, याद भी रहेगा। रिटर्न मैसेज कैन बी सेव्ड इन लेटर रेफरेंस। लेटर रेफरेंस का मतलब कि बाद में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये जो ई बुक है, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा कि ओरल कम्युनिकेशन में आएगा, बताओ? रिटेन कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में। ठीक है, सक्षम का ही आवाज आ रहा है, दूसरा कहाँ है? यस सर, रिटर्न। हाँ दोनों बोलते रहो। तो ये ई बुक जो है रिटर्न कम्युनिकेशन है। जब चाहे मैं ओपन करूं, तुम लोग को पढ़ूं, तुम लोग को पढ़ाऊं, मैं खुद पढ़ूं समझाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, बाद के रेफरेंस के लिए काफी इजी रहता है। ठीक है। रिटर्न मैसेज कैन बी डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी कॉपी बना सकता हूँ। एक मैंने स्टूडेंट ए को दे दिया, एक मैंने स्टूडेंट बी को दे दिया, एक मैंने स्टूडेंट सी को दे दिया, पूरे क्लास को दे दिया, है कि नहीं? रिटर्न मैसेज हेल्प बिल्डिंग अप गुडविल एंड इमेज ऑफ द सेंडर। अब रिटर्न मैसेज होगा तो क्या होगा, तो इंसान के गुडविल को बताता है कि हाँ भाई इसको लिखने आता है, इसको पढ़ने आता है, समझने आता है।
ठीक है। रिटर्न विथ रिटर्न मैसेज कम्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है भरोसा। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो अगर हम लिख के कुछ मैसेज रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं तो एक भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं ये है, ऐसा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये चीजें होंगी मेरे एंड से। अब जहाँ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट होती नहीं है। तो डिसएडवांटेज में क्या है? तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज टाइम टेकिंग, लिखना पड़ेगा तो टाइम टेकिंग है कि नहीं? टेक लॉन्ग फॉर टेकिंग यस सर। डिसीजन। अब लिखना पड़ेगा तो समय लगेगा लिखने में, सोचने में समय लगेगा। समटाइम दे कैन मिस इंटरप्रेट ड्यू टू लैक ऑफ इमोशन एंड पर्सनल टच। अब सामने से मैं अगर तुमको बोलूं तो तुमको मैं बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक। अब बेस्ट ऑफ लक मैं बूम बूम बना के बोल रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ लक चलो, तो इमोशन मेरा कुछ और हो सकता है। अब अगर मैं तुमको गले लगा के बेस्ट ऑफ लक बोलूं तो तुमको लगेगा अरे सर गले लगाया है मुझे, मुझे अच्छा एग्जाम देना है। और मैं अगर तुमको एक मैसेज लिख दूं बेस्ट ऑफ लक तो सब लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो इसमें पर्सनल टच की कमी होती है रिटर्न में। रिटर्न में पर्सनल टच या इमोशन की कमी होती है। ठीक है। क्योंकि लिखते समय हम अपना इमोशन तो शो नहीं कर सकते हैं। जैसे पीके वाला मूवी देखो, जिसमें होता है कि अच्छा वाला, देखा है कि नहीं? जो रील्स आता है, शॉर्ट आता है, अच्छा बोलता है। तो अच्छा का मतलब क्या है? कि अच्छा, ये बात है। फिर अगर कहेगा कि कैसा है ये, तो कहोगे अच्छा है, खाने में अच्छा है। तो अच्छे का मतलब दो आ गया। तो अगर इमोशन होगा तो समझ में आएगा कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। इस सर तरह की इमोजी लगा दे। इमोजीज जैसे होती हैं। ठीक है। तो इमोजीज, हाँ इमोजीज लगा देते हैं। ठीक है। इमोजीज लगा देंगे तो इमोजीज इसलिए बना हुआ है रिटर्न कम्युनिकेशन में, ताकि हम इमोशन को और अच्छे से समझा पाए। नहीं तो जनरली अगर हम लेटर लिखते हैं तो उसमें अगर इमोजी नहीं लिखेंगे तो हमको उसका इमोशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है हमारी डिसएडवांटेज किसमें? रिटर्न में। तो ओरल और रिटर्न दो आया। ओरल और रिटर्न हमारे पास दो चीजें आई किसमें? वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो पार्ट था, एक आया ओरल, दूसरा आया रिटर्न। ठीक है। अब इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब या तो बोल के या तो लिख के अगर हम कम्युनिकेट करें तो इफेक्ट कैसे आ सकता है? तो एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम जो बोल रहे हैं उसको हम समझें, उसको समझाएं। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। जो हम ऐसा नहीं कि मन में जो आ रहा है वही हम बोल दे रहे हैं। ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। क्लियरिटी ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम जो बोलने जा रहे हैं उसका कम्युनिकेशन या उसका सॉरी बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी मैं क्यों बोल रहा हूं बताओ? अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? हम लोग को पढ़ाने के लिए। हाँ, पढ़ाने के लिए, ताकि टेंथ में अच्छा स्कोर हो सके। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्बल। वर्बल ही कर रहा हूँ ना मैं, कि कैसे कर रहा हूँ? यस सर। वर्बल। वर्बल कर रहा हूँ ओरल के थ्रू। ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्साइज क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कट टू कट मैसेज होना चाहिए। लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी, मतलब कि कौन सा लैंग्वेज हम प्रीफर करेंगे, वोकेबुलरी मतलब शब्द कौन कौन से यूज करेंगे, ये सब भी डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है। उसके बाद हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काफी इजी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना वर्ड्स के बातों को रखना, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना वर्ड्स के, बिना वर्ड्स के बातों को रिप्रेजेंट करना, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसमें बिना बातों के मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन, ना लिख रहा हूं, ना बोल रहा हूं, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो उसके लिए कौन सा हो सकता है? बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे कहो मे आई कम इन, क्लास रूम में तुमने कहा सर मे आई कम इन, तो किसी ने कहा मे आई कम इन तो सर ने कहा यस कम इन। और कोई कोई ऐसा बच्चा होता कि आया, आके मे आई कम इन नहीं कर रहा, गेट खोला और हाथ ऐसे कर दिया, कह रहा सर, तो क्या समझ में आएगा?
समझ में ये आएगा कि हाँ वो अंदर आना चाहता है। तो टीचर भी कहता है मतलब हाँ आओ, सीरियल आ जाता है। क्यों? अब अगर क्लासरूम में किसी की तरफ उंगली करके टीचर बोलेगा कि चलो, तो उंगली करने का मतलब क्या है कि उसे इशारा कर रहा है। या तो क्वेश्चन पूछने के बाद अगर उंगली करेगा, तुम्हें पॉइंट आउट करे, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें आंसर जानने के लिए टीचर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आ सकता है? वॉइस एंड पैरालिंग्विस्टिक्स। वॉइस मतलब जैसे बातों, जैसे पिच होता है, पेस होता होता है वॉइस का। जैसे हम कहते हैं मतलब हाँ कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं इसका मतलब गुस्सा दिखा रहा है। हम कहते हैं इसका मतलब ना कह रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बॉडी लैंग्वेज में वॉइस एंड पैरालिंग्विस्टिक। आई कांटेक्ट, अगर आंख बड़ी कर दें तो इसका मतलब ना हो जाएगा, गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर स्माइल कर दें आंख छोटी हो जाएगी, आई कांटेक्ट। जिसकी तरफ देखेंगे वो इशारा समझ जाएगा कि सर अब मुझसे पूछने वाले हैं क्वेश्चन, आई कांटेक्ट। पॉस्चर एंड गेस्चर। ठीक है, जेस्चर, पॉस्चर एंड जेस्चर। पॉस्चर एंड जेस्चर मतलब अगर जैसे कि मान लो कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर कोई कुर्ता पैजामा में है तो क्या लगेगा? नेता है। कोई वाइट शर्ट और पैंट में है तो क्या लगेगा? डॉक्टर है। किसी पार्टी में जाओगे तो पार्टी वेयर पहन के जाओगे। अब मान लो धोती कुर्ता पहन के चले गए पार्टी में, जाओगे? नहीं जाओगे। मंदिर में जाओगे धोती कुर्ता पहन के जाओगे। तो जैसा जगह होगा उस तरह से हम पहनावा करेंगे, और उस तरह से ही हम बोलेंगे, अपना जेस्चर रखेंगे। जैसे, या फिर जैसे हम पार्टी में जा रहे हैं तो खूब हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा? ओपन होगा। किसी सेमिनार में जाएंगे तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगा? क्लोज्ड होगा। क्लोज मतलब शांत स्वभाव से, हमारे हमारे जो शोल्डर होंगे वो झुके हुए होंगे, है ना। अगर हम जीत जाते हैं, विन, तो शोल्डर क्या होगा? उठा होगा, एनर्जी लेवल क्या होगी? हाई रहेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉस्चर एंड गेस्चर। आवाज आ रही है ना? यस सर। उसके बाद क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब फ्रॉम ग्रिमेस, टेंस फेशियल मसल्स, सैड आईज, लैक ऑफ स्माइल। ठीक है, तो इस ये क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि किसी का मूड अच्छा है, किसी का मूड अच्छा नहीं है। तो हम बातें भी उनसे उसी तरीके से करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई गुस्सा है तो बड़ी आंख करके आएगा क्लासरूम के अंदर टीचर। तो टीचर जब बड़ी आंख करके आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर का आज मूड अच्छा नहीं है, तो आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है कि नहीं। कोई स्माइल करके आ रहा है तो सर कह रहे हैं आज सर का मूड अच्छा है, चलो आज पूछ लेंगे जो डाउट है। फिजिकल स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स, इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल स्पेस, फिजिकल स्पेस का मतलब हो गया फ्रॉम, हाँ, जैसे ऑडियंस का या फिर जिससे आप बात कर रहे हो उसका लोकेशन क्या है, उसका एरिया क्या है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लो कि एक मैं यहाँ खड़ा हूँ और दूसरा जो है मुझसे आधे किलोमीटर दूर खड़ा है, दिख तो रहा है लेकिन बहुत छोटा। जैसे गंगा किनारे इस पार मैं खड़ा हूं और उस पार तुम खड़े हो। अब हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन का तो यूज कर नहीं पाएंगे, मतलब कि कॉल कर सकते हैं, कॉल चैट कर सकते हैं, लेकिन बात तो कर नहीं सकते हैं फेस टू फेस। तो अगर हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करें तो काफी दूर तक बॉडी लैंग्वेज जा ही नहीं पाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए जरूरी होता है कि हम एक रेडियस में खड़े रहें जहां तक हमारी बॉडी शो हो, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या जरूरी है कि हमारा मतलब कि जो एरिया है वो एक एक क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएट एरिया तक हमारा सूट रहे कि हम हाँ भाई बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? टच और हैप्टिक्स। इसका मतलब क्या है? जैसे फ्रेंड्स हैं तो हाथ पकड़ के बात करते हैं, फ्रेंड्स है तो गले लग के बात करते हैं, कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं। तो क्या पता चलता है कि हाँ फ्रेंड है, भरोसा है कि हाँ हम इससे कुछ हम शेयर कर रहे हैं। तो इससे अगर हम शेयर कर रहे हैं तो वो बात उसकी तक ही रहेगी। या फिर
एक टीचर है दूसरे टीचर से गुड मॉर्निंग कहता है, हाथ मिलाता है, हैंडशेक करता है। तो ये क्या होता है, फॉर्मल हो जाता है। तो जो टच होता है ये, इससे भी हमको पता चलता है कि किस टाइप का ये टच है, या फिर किस टाइप का ये एटीट्यूड है, किस टाइप का किस टाइप का मेरा कन्वर्सेशन होने वाला है ना। ठीक। अगर मैं आते ही डस्टर से पीटने लगूं तब क्या होगा? अगर मैं आते ही पीटने लगूं डस्टर से तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? टच तो कर रहा हूं मैं तुम लोग को, लेकिन डस्टर से मैं पीटे जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मूड मेरा खराब है। मैं आता हूँ, आके किसी को गले गले लग गया, मैंने बोला शाबाश, मैंने पीठ थपथपाया किसी को, जिसका मतलब क्या है कि मैं किसी को शाबाशी दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? तो जैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट एंड रेनफोर्स ओरल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज जो होता है ये ओरल लैंग्वेज को काफी सपोर्ट करता है। बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगा तो हम बात करने में, जैसे अगर मैं हंस के पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। हंस के या फिर आराम से पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, बातों को समझ में आ रहा है। सुटेबल बॉडी लैंग्वेज हेल्प डेवलप कंडक्टिव रिलेशनशिप अमंग द कम्युनिकेटर्स। तो जो दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं और बात सुन रहे हैं, तो उनके बीच में सूटेबल बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और तुम दोनों आमने सामने खड़े हैं लेकिन पीट करके, मतलब सामने ही खड़े हैं लेकिन पीट करके, ऐसा हो सकता है? और फिर बात करेंगे तो कैसा लगेगा? कभी किया है कैसे ऐसा? इस तरीके से बातें नहीं हो पाती। इस तरीके से बातें नहीं हो पाती। कैसे? अगर कोई पीट करके खड़ा है और बात कर रहा है, होगा ऐसे? बात हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो सूटेबल बॉडी लैंग्वेज क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब सामने से आ, है, सामने फेस करके हैं, फिर जो वो कपड़े पहना है वो वही कपड़े में हम भी पहने हैं, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये सब क्या है, बॉडी लैंग्वेज एडवांटेजेस है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। और एक लास्ट वाला देख लेते हैं, इट सेव टाइम एंड इजीली हेल्प इन रिपीटेशन ऑफ द मैसेज। बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा होगा, बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा होगा, या बॉडी लैंग्वेज के मतलब बिना इमोशन के अगर हम बात करें, या बिना बॉडी लैंग्वेज के अगर हम बात करें, तो बातें अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से बॉडी लैंग्वेज से बात करें तो फिर बातों को और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे टीचर समझाता है तो हाथों को हिलाते हुए समझाता है कि नहीं? लेकिन अगर सोचो कि एकदम रोबोट कोई आएगा और आके तुमको क्लास में पढ़ाएगा, तो तुमको समझ में आएगा? समझ में आएगा, लेकिन कम समझ में आएगा, क्योंकि वो फील नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह के तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है बॉडी लैंग्वेज के। तो क्या डिसएडवांटेजेस है? आओ देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं बॉडी लैंग्वेज के। तो एक डिसएडवांटेज देखते हैं, ये वाला पहला, बॉडी लैंग्वेज अलोन कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसमिट मैसेज। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। मतलब आए, खड़े हो गए और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही मैसेज ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ हाँ या ना। नो सर। नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज प्रोन टू बी मिसअंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रेटेड। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, गलत बॉडी लैंग्वेज कर दोगे तो, जैसे मैंने अभी बोला बोला कि अच्छा, और एक तरह से अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो दो तरह की अच्छा होता है। अगर हम बॉडी लैंग्वेज जैसा भी प्रेफर करेंगे तो उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाएगी। ठीक है। लास्ट बात देखते हैं, इट डज नॉट फॉलो एनी प्रिसाइज सेट ऑफ रूल्स। तो बॉडी लैंग्वेज का कोई रूल नहीं है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस तरह से खड़ा होना चाहिए, ऐसा ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो हमें बॉडी लैंग्वेज अपने हिसाब से, जैसे घर में तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, स्कूल में बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, खेलते समय अलग होगा, बैठते समय अलग होगा, पढ़ते समय अलग होगा, फ्रेंड के साथ गॉसिप करते समय अलग होगा। तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं है बॉडी लैंग्वेज का। तो जब सेट रूल नहीं है तो फिर बातों को कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा, अगर किसी नए इंसान के सामने तुम आओगे तो तुम क्या करते हो, घबरा जाते हो। किसी नए जगह पे जाते हो तो क्या होता है, घबरा जाते हो। हाँ है कि नहीं? थोड़ा हाथ पैर, साइनेस। साइनिश।
तो हाथ पैर कभी कभी कांपने लगते हैं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रोने ही लगते हैं। कोई होता है जो माथ सिर नीचे करके बात करता है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कैसा बॉडी लैंग्वेज उनको उनका होना चाहिए। ठीक है। सर जैसे कुछ लोग होते हैं जो आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, बॉडी पोस्चर मेंटेन रहते हैं, वो सब। हाँ, जो लोग बॉडी मेंटेन करके, बॉडी पोस्चर मेंटेन करके आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए हेल्पफुल होता है बातों को सामने कम्युनिकेट करना। तो जितने भी टीचर्स देखोगे जो तुम्हें पढ़ाते होंगे, सबके आई कांटेक्ट देखो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है उनमें कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ। तो वो कई सालों से बता रहे हैं एक ही चीजों को, तो कंफर्ट जोन में है, वो बता रहे हैं। तो काफी काफी क्या है, काफी अंदर से कॉन्फिडेंस काफी हाई है। तो आई कांटेक्ट, अगर कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आई कांटेक्ट अपने आप बनेगा। कभी किसी टीचर को देखे हो आंख चुरा के पढ़ाते हुए? कोई टीचर ऐसा है जो आंख चुरा के पढ़ाता होगा? पढ़ाता है लेकिन उधर उधर देखता है। नहीं। तुम लोग की तरफ देख के ही सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। अब कितना कॉन्फिडेंस हाई होता है आई कांटेक्ट पढ़ा। इवन कि अगर तुम लोग की तरफ देखता है तो बच्चा जो है आंख नीचे कर लेता है, सोचता है अरे सर हमसे ना पूछ ले। तो ये आई कांटेक्ट से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस पता चलता है। तो यहां तक समझ में आया सबको, दोनों को? यस सर। दूसरे को? यस सर। चलो, अब क्या है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कि हम किसी पोस्टर, किसी साइन के थ्रू दूसरे को अपनी बातों को समझा देंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा हर जगह कोई खड़ा नहीं होता है माइक में चिल्ला के बोलने के लिए कि भैया यहाँ पे क्रॉसिंग है, यहाँ पे धीमे चलिए। तो हर एक चीजों के लिए साइन होता है। जैसे कि ये वाला एक साइन है। आ, देखो ये वाला आ गया भाई। ये एक साइन दिख रहा है ये वाला साइन कौन सा साइन है बताओ? नो साइकिल। नो साइकिल। नो साइकिल का मतलब कि यहाँ साइकिल हम नहीं चला सकते। चलो ये वाला बताओ। इसका मतलब होता है कि बैठना अलाउड नहीं है। नहीं। बैठना अलाउड नहीं है, नहीं। इस साइन का मतलब होता है कि हैंडीकैप लोगों के लिए ये जगह है, या फिर ये जो जोन है ये हैंडीकैप लोगों के लिए है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए। ठीक है। ये साइन तुम देखोगे कहीं कहीं लिखा होगा कि अ, उनके लिए, जैसे अपाहिज कहते हैं तो हैंडीकैप कहते हैं, तो हैंडीकैप्स के लिए एलिवेटर वगैरह लगाया जाता है, एस्केलेटर लगाया जाता है। तो ये साइन होता है। ठीक है। जैसे ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, तो ट्रेन में हो सकता है कुछ स्पेशल बोगी हो जो हैंडीकैप्स के लिए हो, तो उनमें स्लोप होगा, तो वहां पे ये साइन होगा। जहां जहां हैंडीकैप से रिलेटेड कहीं साइन होगा तो वहां पे ये होगा। ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वाला साइन देखो, क्या लिखा है? स्टॉप लिखा है। इसका मतलब क्या होता रुक जाओ। है? बताओ। रुक जाओ। हाँ, स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुक जाना। मतलब अगर आप कहीं पे कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो स्टॉप, स्टॉप का साइन। तो जनरली ये साइन कहाँ होता है? ये होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास, जो कि स्टॉप का बोर्ड लेके खड़ा होता है। ठीक है। कि आगे नहीं जाना है, स्टॉप। इस तरह से कई तरह के साइन ऐसे होते हैं जो कि देख के हमको ये समझ में आ जाता है कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है। जैसे ये वाला साइन देख के मुझे एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है। ये देखो, ये साइन कौन सा साइन है? ये साइन देख के मुझे आराम से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आगे, मतलब अगर ये किसी रोड पे ये साइन बना है तो इसका मतलब क्या है कि आगे एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। है ना? तो आराम से समझ में आ रहा है। तो इस तरह के साइन लैंग्वेजेस होते हैं जो कि साइन से हमको समझ में आ जाता है, विजुअल कम्युनिकेशन। तो साइन से समझ में आ सकता है, या फिर किस तरह के बैनर से, पोस्टर से, वीडियो से। मान लो कोई वीडियो चल रहा है रास्ते पे, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। पोस्टर हो गया, साइन हो गया। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे? विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। जैसे कोई बैनर है, तो बैनर में कोई पोस्टर है, कोई फोटो है, मंत्री जी का फोटो। ठीक है।
और लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा कि अच्छा कि ये जीता है तो धन्यवाद कर रहा है जनता। ठीक है। ये देखो फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल, तो ये तभी अभी बताया हम लोगों ने। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक ये हो गया। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक समझ में आ रहा है क्या होता है नेगेटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या होता है कि जो भी मुझे समझ में आया वो हमने एक पॉजिटिवली रिप्लाई किया। ठीक है। फीडबैक शुड बी मल्टी डायमेंशनल, इट शुड बी गिव इनफ डेटा to the person receiving the feedback so that he may understand it correctly. For example, teacher give different feedback through class test and preparation exam. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि जो बातों को अब मुझे समझ में आया उसे मैं अच्छे वे में कह रहा हूँ, इससे आगे की कम्युनिकेशन में हेल्प होगा। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ कम्युनिकेशन का। यस सर। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि मैं कम्युनिकेशन का जो फीडबैक है उसको मैं ये बता रहा हूँ कि तुमने जो एग्जाम दिया तुम ऐसा ऐसा करोगे तो और अच्छा करोगे, तुम ऐसा करोगे तो और अच्छा करोगे, तो मैं फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि मैं तुम्हारे में कमी निकाल रहा हूँ फीडबैक से। जो तुमने मैसेज मुझे शेयर किया है उससे मैं, जैसे पहला आपको पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ नेगेटिव फीडबैक इज यूजफुल वेयर करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड टू बी कन्वेड। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मतलब यहाँ पे तुमने गलती की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये करो तो और अच्छा होगा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे तुमने एक गलती की है। तो ये वाला फीडबैक जो हो गया ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। मैं एक जगह पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे, तुमने 9 क्वेश्चन किए हैं, ये वाला क्वेश्चन गलत है। तो ये जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो यूजफुल वेयर प्रोसेस आर रनिंग इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैसे डिसिप्लिन के लिए भी नेगेटिव फीडबैक काफी जरूरी होता है। जैसे पॉजिटिव फीडबैक बहुत जरूरी होता है तो नेगेटिव फीडबैक भी जरूरी होता है, तो कि कम्युनिकेशन जो हमारे पास समझ में जो मुझे समझ में आया, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? इंकरेजमेंट मिलेगा। नेगेटिव क्या होगा? कभी कभी डिसिप्लिन, हार्ड डिसिप्लिन के लिए नेगेटिव फीडबैक काफी जरूरी होता है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ओरल, रिटर्न। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है कि जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो अभी अगर मैं पूछूं कि तुम लोग को क्या क्या समझ में आया जरा लिख के बताओ, तो अगर तुम लिख के बताओगे तो रिटर्न फीडबैक हो जाएगा, और अगर तुम बोल के बताओगे तो ओरल फीडबैक हो जाएगा। तो इस ओरल या रिटर्न फीडबैक को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ठीक है। और नो स्पेसिफिक फीडबैक ही हो गया। आगे क्या है? कुछ हाँ, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बैरियर एंड इट्स मैसेज। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या है कि बात करते समय अगर कुछ अवरोध आए, बात करते समय अगर किसी तरह का अवरोध आए, कुछ ऐसा जिससे हम बात न कर पाए, कम्युनिकेट न कर पाए, तब हम लोग इसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन, अब अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और पीछे से प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, तो क्या ये कम्युनिकेशन बैरियर है? बताओ। सर। हाँ। हाँ सॉरी, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ये है। क्यों कम्युनिकेशन? इसमें क्या हो गया कि नॉइज आ गया, नॉइज आ गया तो डिस हो सकता है कि उतना नॉइज नहीं है कि आवाज सुन नहीं पा रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन सीटी बज रही है तो क्या होगा? मिक्सी चल रहा है, सीटी बज रही है प्रेशर कुकर की, तो इससे क्या हुआ कि नॉइज आ रहा है, उतना नॉइज नहीं है लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो गया। एक नॉइज ऐसा हुआ कि सुन ही नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कि जूम में इंटरनेट का इशू हो गया तो सुन ही नहीं पा रहे हो, तो वो नॉइज आ गया। तो उसमें तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी नॉइज होता है जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं पीछे, तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। डिस्ट्रैक्शन में क्या हो गया कि जो बातें तो आ रही हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही। ठीक है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन बैरियर, कई तरह के कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे लैंग्वेज का बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं या फिर लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर मतलब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंग्लिश समझ में तुम्हें आता नहीं है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी तुम्हें नहीं आता। ठीक है। या फिर मैं फ्रेंच में बोल रहा हूँ, तुम्हें स्पेनिश आ रही है। तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है।
इनएप्रोप्रिएट इमोशन मतलब मैं समझा तो रहा हूँ लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। मुझे समझा मतलब मेरा मन नहीं है, मुझे कहीं जाना है, मुझे हरी मतलब कहीं जाना है बहुत जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। या मैं गुस्सा हूँ तब मैं गुस्से में समझा रहा हूँ, तो इनएप्रोप्रिएट इमोशन। इनएप्रोप्रिएट इमोशन। लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन मतलब, लैक ऑफ अटेंशन मतलब कि मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। बताओ सुन रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। देखो तुम सुन रहे हो, दूसरा वाला जो है अभी अभी आया है उसका नेट ही गायब हो गया था। नेट चला गया था क्या प्रथम? यस सर। तो देखो नेट चला गया था या फिर मान लो कि बैठे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, ये भी एक तरह का बैरियर है। उसके बाद क्या है, परसेप्शन एंड प्रीजुडिस मतलब कि मैंने पहले से ही सोच लिया है कि मुझे समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले से ही सोच लिया कि मुझे समझ में नहीं आएगा, या फिर मैंने पहले से ये सोच लिया है कि इसकी इसकी बातें मुझे समझ में नहीं आनी चाहिए, या इससे मुझे मेरी दुश्मनी है, इसकी बातों को मैं नहीं समझूंगा। पहले से ही परसेप्शन बना दिया है कि नहीं नहीं ये झूठ बोलता है, इसकी बात सच नहीं है। तो परसेप्शन बना लिया है कि अरे ये तो बेवकूफ लड़का है, ये जो बोलता है गलत गलत बोलता है, तो ये परसेप्शन बना लेता है। ठीक है। फिजिकल चैलेंजेस। फिजिकल चैलेंजेस क्या होता है? फिजिकल चैलेंजेस जैसे कि बात ना कर पाना, ना सुन पाना, तो ये सारे चैलेंजेस भी होते हैं हमारे पास, फिजिकल चैलेंजेस। ठीक है। बोल ना पाना, समझ और सुनाई ना देना, तो ये क्या है, फिजिकल चैलेंजेस होते हैं। नॉन बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कॉज है। फिर ये देखो कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंस। कल्चरल लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं जा रहा हूँ किसी जंगल में और वहाँ आदिवासियों से मैं बात कर रहा हूँ, तो कल्चर का डिफरेंस हो गया। मैं रहता हूँ एक समाज में और वो लोग एक दूसरे समाज में रहते हैं। तो अगर मैं जो एक तो भाषा का दिक्कत हो जाएगा, लैंग्वेज, ऊपर से कल्चर डिफरेंस है। तो हो सकता है कि मैं सलाम करूं या फिर मैं नमस्ते करूं, तो वो जो साइन है वो साइन उनके लिए कुछ और मीनिंग निकले, तो वो हो सकता है कि वो गलत समझ जाए। मैं हो सकता है सिर झुका के भगवान को प्रणाम करूं या अल्लाह को आदाब करूं, लेकिन हो सकता है उनके लिए ये कुछ गलत हो जाए। तो कल्चरल डिफरेंस भी होता है कम्युनिकेशन बैरियर में। ठीक है। नॉइज है, कहीं काफी दूर बैठे हुए हैं, तो या फिर नॉइज है, पीछे से आवाज आ रही है, तो नॉइज होगा तो बात तो नहीं कर पाएंगे। फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? फिजिकल बैरियर मतलब कि मैं यहाँ बैठा हूँ और दूसरे कमरे में दूसरा आदमी बैठा है और हम लोग बातें करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। क्यों? दरवाजा बंद है, दीवार है बीच में, तो इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर। एक हॉल है काफी बड़ा, उसके एक कोने में मैं बैठा हूँ, दूसरे कोने में दूसरा बैठा है, बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो बात करने के लिए, समझने के लिए क्या होना चाहिए? एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नजदीकियां होनी चाहिए। तो तो फिजिकल बैरियर का, व्हाट्सएप। सॉरी व्हाट्सएप। क्या व्हाट्सअप? सर फिजिकल बैरियर, तो ये सब तो व्हाट्सएप से वो कम्युनिकेशन हो सकता है सर, नॉन वर्बल। हाँ एकदम हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहां बैठे हो, तो जूम से हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सपोज करो तुम मेरे सामने बैठे हो लेकिन पीट करके बैठे हो। क्या समझो? हम बात तो कर रहे हैं लेकिन पीट करके बैठे हैं, तो ये एक तरह का फिजिकल बैरियर नहीं, इसे हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। बात ना करने की इच्छा हो। मान लो मैं एक कमरे में, तुम दूसरे कमरे में हो और बात कर रहे हैं, अरे गर्म पानी लाओ, तो बोले हाँ लाते हैं। तो सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है। एक हॉल है काफी बड़ा, उसके एक कोने में मैं बैठा हूँ, एक दूसरे कोने में तुम बैठे हो। क्लासरूम है, क्लासरूम में जो बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं उसमें एकदम पीछे वाला जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, फिजिकल बैरियर मतलब नॉइज है, डिस्ट्रैक्शन है अलग अलग तरह का, तो उसे फिजिकल बैरियर का प्रॉब्लम होता है। ओवरकम नहीं कैसे होता है। कर सकते हैं? अब तुम अपने बुक में देखना, इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स है। जो एक्चुअल बुक है उसमें चार पांच ही पॉइंट है। जैसे मेन मेन कौन कौन सा पॉइंट होता है? एक होता है, ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में, लिंग्विस्टिक बैरियर होता है मतलब लैंग्वेज का। कल्चरल बैरियर होता है मतलब कल्चर का अलग, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या एक कोई दूसरे समाज से, कोई दूसरे समाज से, ट्राइबल से बात करने जाओगे तो ये कल्चर डिफरेंस आ जाएगा।
उसके बाद आता है इंटरपर्सनल बैरियर, मतलब बात ना करने की इच्छा, मतलब मुझे बात ही नहीं करना या ध्यान न देना, या सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो, सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान नहीं देना चाहते हो, इसे हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब कि इन्वायरमेंटल बैरियर, मतलब कि नॉइज, नॉइज एक बैरियर होता है कि आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा तो बात नहीं कर पाएंगे, फिजिकल बैरियर मतलब बीच में दीवार है। फिर या फिर ऑफिस है, ऑफिस में ऑफिस है, ऑफिस में मान लो कि एक चेयर में मैं हूँ, दूसरे चेयर में तुम हो, काफी दूर है, तो इस तरह के फिजिकल बैरियर्स आते हैं। ठीक है, ये इस तरह के मोटे मोटे बैरियर्स हैं, तो इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेट, मतलब कैसे हम निकल सकते हैं इस बैरियर से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब इफेक्ट कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो कैसे इफेक्टिव करेंगे, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है 7 C, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर आपके पास ये 7 C है तो आप जो बात करेंगे या फिर जो कम्युनिकेट करेंगे वो क्लियर रहेगा, समझ में आएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहला क्या है, ये देखो, सबसे पहला क्या है, कॉन्साइज। क्या है, कॉन्साइज मैसेज। मैसेज कॉन्साइज का मतलब कहता है सेव, कॉन्साइज का मतलब है कि टू द पॉइंट। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट, जो हम बात करना चाहते हैं वो टू द पॉइंट करें, घुमा फिरा के बात ना करें। उसके बाद आता है कॉन्सिडर, कॉन्सिडरेट मैसेज। कॉन्सिडरेट मैसेज का मतलब ये एक और दूसरा सी होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रमोट्स गुड रिलेशनशिप, डेवलप गुड रिपोर्ट, रैपो, गुड रिपोर्ट, रैपोर्ट लिखा हुआ। मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं या जिससे हम बात कर रहे हैं, तो जो बातें हो रही हैं उसे हम कंसीडर करें, मतलब सुने समझे। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तो हम कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे देख लेंगे, तो ये गलत है। अगर तुम कुछ कह रहे हो तो मुझे कहना चाहिए अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने ये बोला, बहुत धन्यवाद, मैं इस पे ध्यान दूंगा, ये ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा कर लेना, तो कहोगे ठीक है देख लेंगे देख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम कंसीडर नहीं कर रहे हो, है ना। तो कॉन्सिडरेशन करना, कंसीडर करना कि बातों को समझना, उसको बोलना कि हाँ ठीक है अच्छी बात है, तुमने जो कहा ये अच्छी बात है, मैं ध्यान दूंगा इस पे। उसके बाद क्या लिया, क्लियर मैसेज। क्लियर मैसेज मतलब जो मैसेज है वो साफ होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तुम वहां जाओगे ना तो उसके बाद ये कर देना उसके बाद वो कर देना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट होना चाहिए, साफ साफ मैसेज होना चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए। कंक्रीट मैसेज, कंक्रीट का मतलब क्या होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉम्प्ट्स क्लियरली, क्लियरिटी होनी चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि छोटे में बोलो, और उसका सेंट्रल आइडिया, उसका क्या होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया काफी क्लियर होना चाहिए जो हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम क्या बात कर रहे हैं, तो अभी हम कम्युनिकेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसका सेंट्रल आइडिया काफी साफ है कि हमें इस चीजों पे बात करनी है। फिर एक है कॉर्टिस, कॉर्टियस। कॉर्टियस मैसेज का मतलब क्या होता है, डेवलप गुड रिलेशनशिप, प्रमोट्स म्यूचुअल बेनिफिट्स। मतलब कि हम किसी से बात करें तो ह्यूमैनिटी से बात करें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को प्रमोट करें, उनको बताएं कि हाँ ये अच्छी बातें हैं। फिर जब हम बात करें तो उनको टाइम दे सुनने का, मतलब हम सुने भी और सुनाए भी, इसको क्या कहते हैं, कॉर्टिस मैसेज। फिर लास्ट में क्या है, करेक्ट मैसेज, गलत नहीं होना चाहिए। 7 C का लास्ट क्या है, मैसेज गलत नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मैं कल क्लास लूंगा और कल मैंने क्लास ही नहीं लिया, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सही पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ तुम लोग को, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 7 C जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था। अरे अटक गया क्या,
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं 7C को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना क्या क्या है। कॉन्साइज, कॉन्सिडरेट, क्लियर, कंक्रीट, कोर्टियस, करेक्ट। सातवां, 1 2 3 4 5 6, सातवां कहाँ है? ये कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट एक छूट गया था। कंप्लीट मैसेज मतलब मैसेज को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी मैसेज होगा वो पूरा मैसेज बोलना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें एक लिंक दिया क्लास लेने के लिए, और उसमें मैंने डेट तो लिख दिया लेकिन टाइम नहीं लिखा, तो क्या ये मैसेज कंप्लीट है? मैसेज कंप्लीट नहीं है, मैसेज क्लियर भी नहीं है। या तुम कोई ऐसे लिख रहे हो, उसमें लास्ट में क्या लिख दिए, कमिंग सून, तो क्या ये कंप्लीट है? नहीं। तो मैसेज क्या होना पूरा चाहिए? याद हो गया 7C। हाँ, 7C बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम लोग कहते हैं बेसिक राइटिंग स्किल्स। इसमें फ्रेज क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रेज क्या होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। फिर अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 7 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। जनरली इन सबसे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हमको तो पढ़ना पड़ेगा। जनरली इन सबसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, सैम्पल पेपर्स में भी देखोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में देखोगे, इन सबसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या क्या है। तो बस यही है हमारा। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है हमारे पास। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जिसके लिए हम बोल रहे हैं, और प्रेडिकेट का मतलब बाकी का जो सेंटेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, डॉग बार्क्स, हेयर डॉग्स इज द सब्जेक्ट एंड बार्क इज प्रेडिकेट। जो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का पूरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट हो गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सन है सब्जेक्ट है, और रेस्ट क्या है, पूरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल में 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए होता है, एन होता है, द होता है। एन हम तब लगाते हैं जब हमारा क्या होता है, ये ए ई आई ओ यू कैरेक्टर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो तो एन लगाते हैं। या फिर जो वर्बल में आए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर बॉट अ बुक। अ बुक क्यों है? क्योंकि बुक वर्ड जो है एक सिंपल, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेफिनेटली, हाँ। इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 कैरेक्टर हो गए अल्फाबेट्स में, वॉवेल। वॉवेल, सॉरी मैं भूल जा रहा था, वॉवेल। यस। तो अगर वॉवेल्स आएंगे तो एन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, अ हो जाएगा। और द कब होगा? द तब होगा जब हम किसी स्पेसिफिक या एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करें। जैसे द सन, द ताजमहल, क्या 2 ताजमहल है? नहीं है, तो द ताजमहल होगा। सचिन तेंदुलकर, क्या 2 सचिन तेंदुलकर है? नहीं है, तो द सचिन तेंदुलकर। द अमिताभ बच्चन, द या दी कह सकते हैं, या द कहते हैं। ठीक है, लेकिन अ सचिन तेंदुलकर नहीं कहेंगे। अगर नॉर्मल किसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि बुक है, तो कोई कॉमन बुक कुछ भी हो सकता है, तो अ बुक हो गया। और अगर वॉवेल है, वॉवेल का वर्ड है, जैसे हॉर्स हो गया। जैसे आई सॉ एन एरोप्लेन, तो ए से स्टार्ट आ गया, तो आर्टिकल में एन आ गया। कभी कभी वॉवेल नहीं आता है, तब भी हम लोग एन लगाते हैं। जब हम उसको वर्बली, जब हम लोग ओरल में रिप्रेजेंट करते हैं, तब है, जैसे हॉर्स है या आवर है, तो आवर को हम लोग हावर नहीं कहते हैं, आवर कहते हैं। तो आ गया है, तो साउंड आ गया, इसलिए हम लोग एन लगाते हैं, एन आवर। आवर नहीं, एन आवर। तो इस समय भी हम लोग एन लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन। पंचुएशन का पता है क्या होता है? जैसे पीरियड या फुल स्टॉप को हम लोग क्या कहते हैं,
फुल स्टॉप को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ठीक है। कॉमा पता है क्या कब लगता है, कॉमा फुल स्टॉप कब लगता है या पीरियड कब लगता है, जब सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाता है। कॉमा कब लगता है, जब मुझे पता है कि ये सेंटेंस या वर्ड आगे भी कंटिन्यू होगा, तो हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा हम तब लगाते हैं जब इसका पार्ट होता है, ठीक है। उसमें सेमी कोलन आता है, सेमी कोलन का मतलब अभी पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा और बाकी है, तो सेमी कोलन लगाते हैं। हाइफन कब लगाते हैं, ब्रैकेट्स कब लगाते हैं, ब्रेस कब लगाते हैं, पैरेंथेसिस कब लगाते हैं, सिंगल कोड कब लगाते हैं, डबल कोड कब लगाते हैं। तो ये सारे जो हमारे हैं पंचुएशंस हैं, ठीक है।